हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 33। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से 32 तक हम लोग पिछले वीडियो में कवर कर लिए हैं। जो नहीं देखे हैं उनके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है और प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। ये आपको स्पेशल सीरीज चलाया जा रहा था। एडवर्टीरिया का जो वॉल्यूम 2 बुक आया था सामान्य दिन का 7500 प्लस MCQ उससे हम लोग स्टार्ट किए थे। और ये जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट यह स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिस सेट में 50 जीके जिसका क्वेश्चन कराया जाता है फुल डिस्क्रिप्शन के साथ। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग अच्छे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। जीके जीएस, ठीक है, NTPC का, BSPCL का, ठीक है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस का एग्जाम आने वाला है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। तो आते हैं हम लोग, देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 33 का। प्रैक्टिस सेट नंबर 33 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि किसकी अध्यक्षता में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था। तो बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में विभाजित हुआ था वसुमित्र के समय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और ये कब हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगीति में हुआ था, जो लगभग शताब्दी के प्रथम शताब्दी में हुआ था, 98 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि किस स्थान में नवपाषाणकालीन गर्त निवास के अवशेष मिले हैं। तो गर्त निवास के अवशेष मिले बुर्जोम से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रश्नोपनिषद किस वेद का उपनिषद है। तो उपनिषद जो है वो अथर्ववेद का उपनिषद है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अथर्ववेद में जादू टोना के बारे में चर्चा मिलता है। सामवेद में भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद को गद और पद दोनों, ठीक है, जिसमें हवन की चर्चा, ठीक है, ये ठीक है, बलि यज्ञ के समय बलि देने की चर्चा भी मिलता है यजुर्वेद में। ऋग्वेद में क्या है? तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,462 ऋचाएँ की चर्चा मिलता है, जिससे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, ठीक है, ठीक है, गायत्री मंत्र समर्पित है, ठीक है, सावित्री देवता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि चोल काल में, ठीक है, चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपका नगरम के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि कौन सा पूर्व मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। तो था आपका चोल था। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। सोलंकी वंश के संस्थापक थे मूलराज थे। परमार वंश के संस्थापक थे उपेंद्र। और चालुक्य वंश के संस्थापक थे पुलकेशिन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मजमून शाह एवं चिराग अली ने किस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। तो नेतृत्व प्रदान किया था फकीर विद्रोह का। फकीर विद्रोह कब होता है? तो 1760 से लेकर के 1800 ईस्वी तक। ठीक है, सन्यासी विद्रोह कब होता है? तो ये होता है 1770 से लेकर के 1800 तक। और पागलपंथी विद्रोह होता है कब? तो 1813 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब कौन था। तो बक्सर के युद्ध के दौरान बंगाल का नवाब था मीर जाफर। मीर जाफर कब से कब तक रहा था? तो 1757 से 1760 तक और 1763 से 65 तक रहा था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में होता है। और इसी युद्ध के जीतने के बाद, ठीक है, ये युद्ध जो था वो कौन जीता था? तो यह जो युद्ध था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज के द्वारा जीत लिया गया था। और इसी के युद्ध जीतने के बाद भारत में जो था यूरोपियन कंपनी का स्थापत्य जो था वो, ठीक है, स्थापित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत के किस वायसराय को भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासन का जनक माना जाता है। तो स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, वो माना जाता है आपका लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था 1880 से 84। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 56। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल था 1884 से 88। और लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था 1856 से 62। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल्य कर्तव्य है। तो है आपका वन्य प्राणी का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल्य कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि लाभ के पद का निर्धारण निम्न से कौन करता है। तो लाभ के पद का निर्धारण करता है संसद। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। संसद की चर्चा अनुच्छेद 79 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची पर विषय कानून बना सकता है। तो आपका अनुच्छेद 250 है। ठीक है, अनुच्छेद जो है वो 253 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 249 में कहा गया कि भारतीय संविधान से संबंधित है ये। अनुच्छेद 250 संबंधित है संसद को आपातकाल के दौरान राज्य सूची पर कानून बना सकता है। और अनुच्छेद 256 संबंधित राज्य की कार्यपालिका का, ठीक है, कार्यपालिका का उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अगला प्रश्न दिया गया है कि ध्यानाकर्षण सूचना का प्रावधान निम्न से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका स्थगन प्रस्ताव से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। शून्यकाल जो होता है वो 12 बजे से 1 बजे के टाइम को शून्यकाल कहा जाता है संसद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पत्ती का एक अनिवार्य लक्षण है? तो द्विसदन पत्ती का एक अनिवार्य लक्षण है वो आपका संघीय प्रणाली में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया था आपका 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि पंचायतों और नगरीय पालिकाओं के लिए संबंध में भारतीय संविधानों में किस वर्ष प्रावधान किया गया था? तो पंचायतें और नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान कराया गया था? तो यह 1993 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा परिवर्तन किया गया उसके संबंध में सही चुनना है। सही कौन सा हो जाएगा? तो पहला है सही नहीं है। पहला है कि मुसलमानों को मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, बंगाल और असम प्रांतों में पृथक निर्वाचन मंडल के प्रतिनिधि दिया गया था, तो पहला सही है। दूसरा है कि इसमें निर्वाचन के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी, तो ये भी सही है। तीसरा है कि परिषद के सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, तो ये भी सही है। चौथा कथन जो है वो दिया गया है कि अब विदेशों संबंधी मामले देशी राजाओं के संबंध में और ऐसे मामले जो न्याय के विचाराधीन हैं से संबंधित सभी, ठीक है, 20 सदस्यों का बहस करने का अधिकार है, तो ये गलत है। यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा कथन असत्य है, यानी कि सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यहाँ पे महाद्वीप और उसके सबसे लंबी नदी कौन सा है, ये पूछा गया था। तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी। यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो मरे डार्लिंग नदी है। और उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है मिसौरी नदी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। एशिया की सबसे बड़ी नदी है यांगसी नदी। और ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है मरे नदी। और उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है मिसौरी नदी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राइट आंसर 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 है। दिया गया है कि 12 लाचा धारा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को या केंद्रशासित प्रदेशों को जोड़ता है? तो यह जोड़ता है आपका किसको? तो वो जोड़ता है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किन की सीमाएं बाल्टिक सागर को स्पर्श करती है? तो बाल्टिक सागर को स्पर्श करती है आपका एस्टोनिया की, रूस की और ठीक है लिथुआनिया की सीमा जो है वो बाल्टिक सागर को स्पर्श करती है। एस्टोनिया की राजधानी है कहाँ? तो एस्टोनिया की राजधानी है आपका, ठीक है, सलीन है। और मुद्रा क्या है? तो यूरो है। लिथुआनिया की राजधानी है कहाँ? तो विलनियस है, विलनियस। और मुद्रा है यूरो। चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। और रूस की राजधानी है मॉस्को, मुद्रा है रूबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है वो आपका चंबल नदी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चंबल नदी की लंबाई है 1024 किलोमीटर। अलकनंदा की लंबाई कितना है? तो 195 किलोमीटर। कोसी नदी की लंबाई कितना है? तो 729 किलोमीटर। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों मिलकर के क्या बनती है? तो गंगा बनती है। कहाँ पे? तो यह बनती है हरिद्वार के मैदानी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि कश्मीर घाटी किन दो पर्वतों श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो कश्मीर घाटी जो स्थित है बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 22 है। दिया गया है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को कहा जाता है शिवालिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। कोयला खनन क्षेत्र और राज्य दिया गया है। सिंगरेनी जो है वो किससे संबंधित है? तो सिंगरेनी तेलंगाना में है। ईब नदी घाटी कहाँ है? तो ईब नदी घाटी है उड़ीसा में। ठीक है, कर्णपुरा कहाँ है? तो कर्णपुरा जो है ये झारखंड में है। कहाँ पे? झारखंड में। और कंपटी जो है वो कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। कंपटी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि टुंड्रा वनस्पति किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं? तो टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है हिमालय, ठीक है, हिमालय क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किन रेखाओं को मदद ली जाती है? तो लिया जाता है आपका देशांतर रेखाओं का मदद लिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर 26 है। दिया गया कि पृथ्वी परिभ्रमण करते हुए प्रति मिनट लगभग कितना दूरी तय करती है? तो प्रति मिनट लगभग जो है वो लगभग 28 किलोमीटर दूरी तय करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि द लिटिल बुक ऑफ
इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के जो लेखक है वो है आपका दलाई लामा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अनुपम खेर के पुस्तक का नाम क्या है? तो आपका लेसन्स लाइफ टॉट मी। उसके बाद रस्किन बॉन्ड का पुस्तक का नाम है द रूम ऑफ द रूफ। ठीक है, द रूम ऑन द रूफ। अरुंधति रॉय पुस्तक का नाम है द गर्ल ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक है अरुंधति रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन जैव निम्नकरणीय प्रदूषक का उदाहरण नहीं है? तो जैव निम्नकरणीय प्रदूषक का उदाहरण नहीं है वो आपका प्लास्टिक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जैव निम्नकरणीय मतलब जीवों के द्वारा बनना गया जो अवशिष्ट है प्रदूषक उसको हम कहते हैं जैव। ठीक है, जैविक प्रदूषक। और जो प्लास्टिक नहीं है बाकी सभी है, कागज है, सब्जी है, फल है, ये सभी जो है वो कोई भी लिविंग थिंग के द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वायु प्रदूषण रोकथाम या नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था आपका 1981 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि भूतापीय ऊर्जा संबंधित क्षेत्र पूना घाटी कहाँ स्थित है? तो पूंगा घाटी जो है यह स्थित कहाँ पे? तो लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था कब? तो नोबेल पुरस्कार मिला था किस क्षेत्र में? तो साहित्य के क्षेत्र में। और ये कब दिया गया था? तो 1953 में दिया गया था, ये ध्यान रखिएगा 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि एजेंडा 21 में अनुशंसित प्रक्रिया का एक समूह क्या सा है? तो अनुशंसित प्रक्रिया का एक समूह जो है वो कौन सा है? तो आपका रियो शिखर सम्मेलन 1992। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है? तो भारत का पहला प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडायवर्सिटी जो है यह स्थित कहाँ पे? तो जामनगर। ठीक है, कहाँ पे है? तो गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मरो नहीं मारो किस प्रधानमंत्री का नारा है? तो यह आपका लाल बहादुर शास्त्री का नारा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि विपरीत लक्षणों के संकेत जोड़ों को क्या कहा जाता है? तो संकेत जोड़ों को कहा जाता है एलील कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ग्रीनपीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ग्रीनपीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है यह स्थित है आपका एम्स्टर्डम में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी की वह रचना किसके द्वारा की गई है? तो यह जो रचना है वो किया गया सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, खूब लड़ी मर्दानी वाला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन विद्युत रोधी नहीं है? तो विद्युत रोधी नहीं है, चारकोल विद्युत रोधी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। बाकी सभी है, लाख है, एनोबाइटा और शीशा है, ये सभी विद्युत रोधी है, चारकोल विद्युत रोधी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोग नहीं है? तो आसवन जो है प्रक्रिया यह उपयोग नहीं है, बाकी सभी है ऊर्ध्वपातन है, क्लिष्टीकरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 40 है, दिया गया है कि स्थितिज ऊर्जा संबंध में निम्न से कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, ठीक है, पहला कथन है कि ठीक है इसमें सभी क्या है? तो सभी असत्य है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनाई देता है क्यों? तो प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परिवर्तन के कारण सुनाई देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि आयनिक बंध निर्माण के दौरान एक परमाणु से दूसरे परमाणु में किसके माध्यम से स्थानांतरण होता है? तो स्थानांतरण होता है इलेक्ट्रॉन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया कि निम्न स्थानों पर विचार करना बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। कौन सा सही होगा? पहला है कि वर्ग 7a के तत्वों को इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है, तो पहला सही है। दूसरा है कि सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन की होती है, तो ये गलत है। तीसरा है कि निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया होता है किसमें? तो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक अभिक्रिया होता है ग्रेना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिका आरबीसी को पृथक किया जाता है तो उनमें सामान्य लवण के घोल में तनुकृत किया जाए तो आरबीसी का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आरबीसी जो है वो क्या होगा? विपरीत व्यास पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि 47 नंबर कि बिहार में किस वर्ष चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था? चंपारण कृषि कानून को पारित किया गया था कब? तो 1918 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1919 में क्या हुआ था? रोलेट एक्ट पारित किया गया था। और 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन जो था वो स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहते हैं उन्हें क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका मृतजीवी पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दिया गया है कि सजीव पदार्थों में प्राकृतिक तत्वों को निम्नलिखित समूह में से कौन सा एक पृथ्वी की 99% से ज़्यादा बायोमास बनता है, तो बनता है आपका, ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीनोम का एक उदाहरण है, तो है आपका फसल भूमि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य दिया गया, उसको यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे दिया गया शुंग वंश के काल, ठीक है, शुंग वंश के बारे में, शुंग वंश की स्थापना किया था पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो विदिशा थी। ठीक है, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो विदिशा थी। पुष्यमित्र सिंह ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। महर्षि पतंजलि जो थे पुष्यमित्र के सिंह के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है कि पतंजलि के पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना किया था। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। नेक्स्ट है कि भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र सिंह ने करवाया था। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र सिंह ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक जो था कौन था, तो देवहूति था। अगला जो है, अगला पॉइंट है आपका चेदी वंश के बारे में दिया गया यहाँ पे। ठीक है, तो चेदी वंश के राजवंश का उदय हाथी गुफा अभिलेख किससे प्राप्त होता है, चेदी गुफा। ठीक है, चेदी राजवंश का उदय हाथी गुफा अभिलेख कलिंगराज खारवेल का, तो उसे प्राप्त होता है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था कलिंगराज खारवेल था। खारवेल का जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, खारवेल जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। खारवेल ने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी पे गुफा का निर्माण करवाया था। तो इस तरह हम लोग, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर जो था, ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 33 जो थे हम लोग समाप्त कर लिए हैं इस वीडियो में। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रोवाइड कर दिया जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कोई भी सुझाव अगर देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।